आकर अंदर आई। उसने रेहान और अभिमन्यु के आगे चाय और कॉफी रखी। सर, ये आपकी अदरक वाली चाय और आपकी कॉफी। अभिमन्यु ने कहा। थैंक यू, ध्यान रखना कि कुछ देर हमें कोई परेशान ना करे। जी सर, कहकर रति बाहर चली गई। रेहान फिर से शुरू हो गया। बताना यार, ये लड़की कहाँ से मिली? कहाँ से क्या मिलेगी, इंटरव्यू देने आई थी। और हाँ, ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, वो शादीशुदा है। अभिमन्यु ने साफ किया। शादीशुदा सुनते ही रेहान के मुंह में जो चाय थी वो झटके से बाहर आ गई। अभिमन्यु चिढ़कर बोला, छी, ये क्या तमाशा है, पूरी टेबल गंदी कर दी। रेहान ने टेबल साफ करते हुए कहा, यार जब से तेरे ऑफिस आया हूँ तू एक के बाद एक झटके दिए जा रहा है। वैसे वो शादीशुदा है तो क्या हुआ, तू उसे इतनी गहराई से क्यों घूर रहा था? जब अभिमन्यु ने उसे गुस्से से देखा तो रेहान हंसकर बोला, देख अब मुझे भी घूर रहा है, पर उस घूरने में और इस घूरने में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा छोड़, गुस्सा मत कर। वैसे वो देखने में बहुत छोटी लगती है, क्या वो कोई बालिका वधू है? अभिमन्यु ने ठंडी सांस लेकर कहा, नहीं, वो 3.5 साल की बेटी की माँ भी है। ये सुनकर तो रेहान को लगा कि उसे चक्कर आ जाएगा। रेहान घबराकर खड़ा हो गया। यार मैं अब जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अभिमन्यु ने पूछा। रेहान ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुका तो मुझे सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। अभिमन्यु ने समझाया, वैसे वो इतनी भी छोटी नहीं है, 21 साल की है। इस उम्र में लड़कियों की शादी होना आम बात है। रेहान ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ, और 18 साल की उम्र में एक बच्ची की माँ बनना भी बहुत आम बात है। रेहान और अभिमन्यु बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते थे। दोनों के राज एक दूसरे के पास महफूज थे। दोस्ती के साथ साथ वे एक दूसरे के बिजनेस क्लाइंट भी थे। रेहान ने एक लंबी सांस छोड़ी और अभिमन्यु से पूछा, और सुनाओ अभी क्या चल रहा है? अभिमन्यु ने अपनी नजरें फाइल पर टिकाए रखी और अनजान बनते हुए बोला, क्या चल रहा है मतलब? रेहान ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे कमरे में इधर उधर देखा और थोड़े चिढ़ते हुए बोला, वही तो पूछ रहा हूँ यार, मैंने आज तक तुम्हें किसी लड़की को उस तरह देखते नहीं देखा, बस उसे छोड़कर। अभिमन्यु ने धीरे से फाइल बंद की और कहा, पता नहीं तू मेरी बात समझेगा भी या नहीं। ऐसा कभी हुआ है क्या? रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब तक कुछ बोलेगा नहीं समझूंगा कैसे? अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं क्यों पर उसके आसपास रहने से मुझे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी आयशा ने केबिन में एंट्री ली। हाय, आई एम हियर। दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रेहान उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, अरे यार, जान लेकर ही मानोगी क्या? अब मैंने क्या कर दिया? आयशा ने पूछा। रेहान ने कहा, तुम्हें इतना खूबसूरत दिखने का हक किसने दिया? फिर शुरू हो गए। आयशा चिढ़ते हुए बोली, पता नहीं प्रिया तुम्हें कैसे झेलती है। अगर मेरा फियांसे तुम्हारे जैसा फ्लर्ट होता तो मैं उसे कब का छोड़ चुकी होती। हर समय फ्लर्टिंग, हद है। रेहान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ओह, ये तुम कह रही हो आयशा मैडम, जो खुद खुलेआम मेरे दोस्त के साथ फ्लर्ट करती हो? फिर रोने का नाटक करते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मेरा जिगरी यार अब तक सिंगल है। सब उसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं। इस सब की जिम्मेदार बस तुम हो। आयशा और अभिमन्यु ने उसकी नौटंकी देखकर मुंह बनाया। कितनी खराब एक्टिंग करते हो। रेहान हंसते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा जी, तभी कॉलेज में मुझे हमेशा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता था। आज मैं मोस्ट वांटेड एक्टर हूँ। हर डायरेक्टर मुझे अपनी फिल्म में लेना चाहता है, लेकिन मैं भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट की तरह साल में सिर्फ एक ही फिल्म करता हूँ। वैसे खबर मिली है कि वो फिल्मों से ब्रेक ले रहे हैं। आयशा ने चुटकी ली। अच्छा, तो खुद जाकर उनसे मिल लेते, पूरी जानकारी ले लेते और हमें भी बता देते। वैसे खुद की इतनी तारीफ करने वाले तुम पहले इंसान हो। वैसे ये बताओ, तुम बिना बॉडीगार्ड के घूमते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? यार मैं स्पेशल हूँ, रेहान ने हंसते हुए कहा। चेहरे पर मास्क लगाकर घूमता हूँ, इसलिए डर नहीं लगता। मास्क में मुझे सिर्फ खास लोग ही पहचान पाते हैं। वैसे मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करने आया था। अभिमन्यु ने कहा। हाँ बोलो। यार सोच रहा हूँ कि अपना ऑफिस भी तुम्हारी ही बिल्डिंग में शिफ्ट कर लूं। रेहान ने अपना इरादा बताया। बिल्कुल नहीं, आयशा तुरंत बोली। यहाँ हमारे पास खुद के लिए जगह कम पड़ रही है। रेहान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमसे वफा की उम्मीद करना ही बेकार था। अभी तू बता। अभिमन्यु ने व्यावहारिक होकर पूछा, तुम्हें कितना स्पेस चाहिए? एक फ्लोर में काम हो जाएगा, क्योंकि इस बिल्डिंग में तो जगह नहीं है, लेकिन पास वाली नई बिल्डिंग कुछ ही दिनों में तैयार होने वाली है। रेहान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं भाई, एक फ्लोर से काम नहीं चलेगा। अच्छा, वो सामने वाली 3 मंजिला बिल्डिंग किसकी है? लोकेशन बेस्ट है, मुझे वही चाहिए। उसके ओनर से बात करो या मुझे नंबर दो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। फिर आयशा की तरफ देखकर चिढ़ाते हुए बोला, तेरे ऑफिस के ठीक सामने अपना ऑफिस खोलूंगा, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। आयशा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए पूछा, वैसे तुम अचानक अपना ऑफिस यहाँ क्यों शिफ्ट कर रहे हो? तुम दोनों के बिना मेरा मन नहीं लगता, रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा। साल में 6 महीने तो शूटिंग की वजह से गायब रहता हूँ, कम से कम बाकी के 6 महीने तुम लोगों के साथ तो गुजार लूं, क्या पता कल हो ना हो। यार रेहान, तुम हमेशा फिल्मों वाले डायलॉग क्यों मारते हो? आयशा ने टोकते हुए कहा। फिर अचानक उसका लहजा बदला। वैसे सुना है अमित कपूर शादी कर रहा है। ये सुनते ही कैबिन में सन्नाटा पसर गया। रेहान और अभिमन्यु दोनों खामोश हो गए। आयशा अपनी बात कहती रही, मतलब अधीरा को गुजरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और जनाब सिर पर सहरा सजाने की तैयारी कर रहे हैं। रेहान, तुम्हें तो पता ही होगा। रेहान ने बस इतना कहा, वो तुम्हारी फेवरेट सिंगर और बहुत अच्छी दोस्त थी। आयशा ने सहानुभूति जताते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा। वैसे एक और अजीब बात बताऊं? अभिमन्यु अपने जज्बातों को काबू में किए चुपचाप बैठा था। उसे इस विषय पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। रेहान ने बात काटते हुए कहा, यही ना कि वो अधीरा की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रहा है? हाँ, तुम्हें तो सब मालूम ही होगा।
आयशा ने कहा। लेकिन क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? दोनों ने सवालिया नजरों से आयशा की तरफ देखा। आयशा ने खिड़की के पास जाकर कहा, मेरा मतलब है कि जिससे अमित की शादी हो रही है वो अधीरा की बहुत पक्की दोस्त थी। इतनी जल्दी वो शादी के लिए कैसे मान गई? साफ है कि दोनों का अफेयर पहले से चल रहा होगा। रेहान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इस इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। मर्डर भी, आयशा ने धीमे से कहा। यह सुनकर अभिमन्यु और रेहान दोनों चौंक गए। मर्डर? आयशा ने अपनी थ्योरी पेश की। तुम्हें नहीं लगता कि अधीरा की मौत कोई आम हादसा नहीं थी? हो सकता है ये एक सोची समझी साजिश हो। रेहान पहले तो शांत रहा, फिर अचानक हंसने लगा। अभिमन्यु और आयशा उसे हैरानी से देखने लगे। हंसी रोकते हुए रेहान ने कहा, आयशा, अधीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसकी मौत महज एक एक्सीडेंट थी। देखो, मैं फिल्मों में काम करता हूँ जहाँ कुछ भी सच नहीं होता, इसलिए हर चीज में फिल्मी एंगल ढूंढना बंद करो। उसकी मौत एक कार हादसे में हुई थी। वो मेरी भी दोस्त थी। मुझे भी बहुत दुख है और मैं आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया हूँ, लेकिन सच यही है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। आयशा ने आंखें सिकोड़ कर कहा, अभिमन्यु की तरफ देखो, वो शराब के नशे में। अभिमन्यु का सब्र टूट गया। वो गुस्से में चिल्लाया, प्लीज बंद करो ये सब। वो जा चुकी है और ये हमारा काम नहीं है। अगर सच में उसका मर्डर हुआ है तो पुलिस अपना काम करेगी, हम नहीं। अभी तुम ये कह रहे हो? आयशा ने गुस्से में कहा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अभिमन्यु ने बात खत्म करते हुए कहा। रेहान ने दोनों का हाथ पकड़कर शांत कराया। ठीक है, शांत हो जाओ दोनों। हम क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गए? मैं इतने दिनों बाद तुम लोगों से मिला हूँ और तुम दोनों लड़ने लगे। आयशा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुम दोनों पर तरस आता है। एक खुद को उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है और दूसरा जिसके दिल में आज भी उसके लिए भावनाएं हैं, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। अभिमन्यु अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो अधीरा का नाम भी नहीं सुनना चाहता था। उसने चीखते हुए कहा, नहीं है कोई भावना, नहीं जानना मुझे कि उसके साथ क्या हुआ। अब उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। कैबिन में अगले 5 मिनट तक भारी सन्नाटा छा गया। माहौल को हल्का करने के लिए रेहान ने बात बदली। वैसे आयशा, अभिमन्यु ने अपनी असिस्टेंट बहुत कमाल की रखी है। क्या नाम है उस बालिका वधू का? आयशा ने जवाब दिया, रति राठौड़। हो, सरनेम भी सेम है, क्या बात है अभी? रेहान ने चुटकी ली। अभिमन्यु ने थके हुए लहजे में कहा, उसने आज ही रिजाइन दे दिया है। रेहान और आयशा ने एक साथ चौंक कर पूछा, क्या? आयशा ने हैरानी से कहा, उसने रिजाइन दे दिया? लेकिन क्यों? कल ही तो ज्वाइन किया था। अभिमन्यु ने नजरें चुराते हुए कहा, वो गुस्से में मैंने उसे कुछ ज्यादा ही कह दिया। रेहान ने सर पकड़ते हुए कहा, सुधर जा अभी, हर वक्त गुस्सा। मतलब तूने उसे कितना सुना दिया होगा कि उसने एक ही दिन में जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया? आयशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच में इसका कुछ नहीं हो सकता। उस बेचारी को इस नौकरी की कितनी जरूरत थी। अब आंटी को क्या जवाब दूंगी? अभिमन्यु ने कहा, अरे तो मैं क्या करूं? माफी तो मांग ली, और क्या करूं? गुस्सा आया तो निकल गया। बॉस हूं, थोड़ा बहुत तो उसे भी बर्दाश्त करना चाहिए। आयशा ने गुस्से में कहा, अभी तुम्हारा गुस्सा कैसा है हमें मत बताओ, हम अच्छी तरह जानते हैं। आज तक प्रियंका के अलावा कोई असिस्टेंट 1 महीने भी नहीं टिक पाई, और ये तो सिर्फ 1 दिन में ही। वाह, क्या करूं मैं तुम्हारा? अभिमन्यु ने कहा, वो इस महीने तक यहीं काम करेगी। 1 महीने का नोटिस पीरियड है तो उसे पूरा करना होगा। रेहान ने कहा, अब देखो, जबरदस्ती रोक भी रहा है। नोटिस पीरियड क्या होता है बे, जब 1 दिन ही हुआ है यहाँ काम करते हुए? अभिमन्यु ने कहा, हमारी ऑफिस के भी कुछ नियम हैं जो हर एम्प्लॉय को फॉलो करने होते हैं, वो कोई अलग नहीं है। आयशा ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, इसे तो बस अपना गुस्सा निकालना होता है। अब मैं तेरे लिए कोई असिस्टेंट नहीं ढूंढने वाली। रेहान जानता था कि अभिमन्यु का गुस्सा ऐसा ही है, जो हो चुका था वो बदला नहीं जा सकता था। उधर ऑफिस के बाहर खड़ी रति रेहान को देखकर एक पल के लिए घबरा गई थी, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि दुनिया की नजर में वो मर चुकी है। वो खुद से बोली, अधीरा क्या करती है? अगर रेहान ने तुम्हें पहचान लिया होता तो तुम क्या करती? देखा नहीं तुम्हारी एक छोटी सी बात पर उसने कैसे रिएक्ट किया। अब ये गलती दोबारा मत करना। भले ही तुम उनके लिए मर चुकी हो, लेकिन तुम्हें अब बहुत सावधान रहना होगा। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं रेहान भी दोस्त के मुखौटे में नैना की तरह ही धोखेबाज निकले या सचमुच दोस्त है। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। नैना की असलियत तो सामने आ गई, लेकिन इसकी अभी तक नहीं आई है। भूल मत अधीरा, ये मतलबी दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। उसे वो काली रात याद आई। अच्छा हुआ कि मैंने उस रात अमित और नैना को एक साथ देख लिया था और तुरंत अपनी वसीयत बदल दी, वरना आज मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। लेकिन मुझे यकीन है कि मिस्टर कपूर अकेले इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकते। उनके पीछे जरूर कोई और है। वो कौन है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। जल्द ही तुम्हारी शादी में मुलाकात होगी अमित। आखिर तुम्हारे लिए तुम्हारा स्पेशल तोहफा जो तैयार करना है। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को संभाला, लेकिन उससे पहले मुझे एक नई नौकरी ढूंढनी होगी। अभिमन्यु सर ने माफी तो मांग ली, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे? वैसे भी इस दुनिया में किसी बात की कोई गारंटी नहीं होती। और अधीरा, अब भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अतीत का कोई भी इंसान तुम्हारे सामने आए, तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हारा कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं था। अनु सही कहती थी, मैं सचमुच बेवकूफ थी जिसे लोगों को परखना नहीं आता था। लेकिन अब मुझे अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई मेरे हौसले को तोड़ न सके। उधर रेहान ने अभिमन्यु को देखकर बात का रुख बदलते हुए बोला, अभी सामने वाली बिल्डिंग हर हाल में मुझे चाहिए।
प्लीज जिसका भी हो बात कर लेना, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे निकलना होगा। आयशा ने उसे प्यार से हक करते हुए कहा, बाय। रेहान ने हल्के मजाक में कहा, एक बात बता, शादी तू कर रही है या ये अभिमन्यु? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ही? आयशा ने झुंझला कर कहा, जस्ट शट अप, अभी मेरा दोस्त है, तुझे सब पता है, फिर क्यों मुझे हर्ट करना चाहता है? रेहान ने ठहर कर बोला, जब मन परेशान हो तो हरिवंश राय बच्चन की कविता याद कर लेना, प्लीज आगे बढ़ो, इससे ज्यादा कोई सलाह नहीं। और वो चला गया, लेकिन जाते जाते आयशा को सोचने पर मजबूर कर गया। रेहान के जाने के बाद आयशा भी कैबिन से निकल चुकी थी। अब अभिमन्यु अकेला बैठा था। कुछ दिनों में विंटर कलेक्शन लॉन्च होने वाला था। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने आयशा को कॉल किया। उसने कहा, आयशा काजल को जल्दी बुला लेना, और हाँ, कल का पूरा दिन फ्री रखना, कल शूट है। आयशा ने कहा, अरे यार अभी काजल से बात तो करनी पड़ेगी ना, अगर वो कल फ्री हुई तभी शूट होगा, हमें कम से कम एक हफ्ते पहले बताना चाहिए था, और राज भी इंडिया में है या नहीं कुछ पता नहीं। अभिमन्यु ने कहा, काजल हमारी कंपनी की मॉडल है, उसे जब बुलाएंगे आना ही होगा, ये हमारी परेशानी नहीं है, और रही बात राज की, वो यही है, कल तक पहुंच जाएगा। आयशा ने आश्चर्य से कहा, ओके। अभिमन्यु ने कहा, तुम ठीक हो? आयशा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अभिमन्यु ने कहा, वो रेहान ने आज। आयशा बीच में रोकते हुए कहा, प्लीज अभी उस बारे में बात मत करो, वो पहले से ही इस दिल में है, अब किसी और के लिए कोई जज्बात नहीं बचते। अभिमन्यु ने कहा, कब तक? आयशा ने कहा, जब तक मैं हूं। तभी अभिमन्यु की नजर सामने वाले कैबिन में बैठी रति पर पड़ी। वो पूरी शिद्दत से कुछ ड्रॉ कर रही थी, इतनी खोई हुई जैसे उसके आसपास की दुनिया उसके लिए मायने ही न रखती हो। एक पल के लिए अभिमन्यु का मन हुआ कि उठकर उसके कैबिन में जाए और देखे आखिर वो कर क्या रही है, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि रति के साथ उसका ये अजीब सा कनेक्शन क्या है। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन कल गुस्से में उसने उसके साथ जैसा व्यवहार किया उसके लिए वो खुद से ही शर्मिंदा था। उसने मन ही मन सोचा, अब क्या? रति तो पहले ही तय कर चुकी थी कि उसे यहाँ काम नहीं करना है। अभिमन्यु अपने ख्यालों से ध्यान हटाने के लिए उसने टीवी ऑन कर दिया। एक बार फिर अधीरा की खबर सुर्खियों में थी। एंकर ने कहा, भारत की मशहूर सिंगर अधीरा मलिक, जिनकी मौत कुछ महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में हुई बताई जा रही थी, अब पुलिस को शक है कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, यानी किसी ने जानबूझकर इसे हादसे का रूप दिया। उस वक्त उनका परिवार, दोस्त और पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई थी, इसलिए मामला कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन अब अधीरा मलिक की केस फाइल दोबारा खोली गई है। क्या वाकई उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को लगता है कि उनकी मौत के पीछे कोई साजिश है? हमें नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके अपनी राय जरूर दें। और आपको बता दें, अधीरा मलिक के पति अमित कपूर जल्द ही शादी करने वाले हैं, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि अधीरा की ही दोस्त नैना सिन्हा से। आगे की ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभिमन्यु ने एक लंबी सांस लिया और टीवी बंद कर दिया। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसका शोर उसे खुद सुनाई दे रहा था। उसने सोचा, मतलब आयशा सही थी, पुलिस को भी शक है, तो कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिला होगा। और ये अमित कपूर भी अजीब इंसान है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और शादी करने जा रहा है। लेकिन अगले ही पल उसके मन में दूसरा ख्याल आया, नहीं, अगर वो सच में गलत होता तो इतनी जल्दी शादी जैसा बड़ा फैसला नहीं लेता, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। उधर रति अब भी अपने ड्राइंग में पूरी तरह खोई हुई थी। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। धनराज अंकल फ्लैश हो रहा था। रति ने तुरंत कॉल रिसीव किया। उसने कहा, हेलो अंकल। धनराज ने कहा, तुम्हारा काम हो गया? रति ने खुशी छिपा ना पाते हुए कहा, क्या सच में? इतनी जल्दी? अभी कुछ घंटे पहले ही तो आपसे बात हुई थी। धनराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम अच्छे से जानती हो अधीरा, फिर भी ये सवाल? तुमने टीवी ऑन नहीं किया क्या? रति ने कहा, नहीं अंकल, सुबह से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। धनराज ने कहा, ठीक है, आराम से देख लेना। और एक बात, जतिन राठौर का परिवार कुछ दिनों के लिए शिमला गया हुआ था, वहाँ उनका फार्म हाउस है। तुम्हारे एक्सीडेंट से कुछ दिन बाद ही वो लोग वहाँ से निकल गए थे। रति ने गंभीर होकर बोला, अंकल, उनका नंबर मिला? धनराज ने कहा, फार्म हाउस का केयरटेकर है, उसी से मिला। वैसे नंबर देने में काफी आनाकानी कर रहा था। रति ने खुशी से भरी आवाज में कहा, अंकल, मैं बता नहीं सकती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। धनराज गंभीर स्वर में कहा, बेटा, उनसे मिलने, उनसे बात करने से पहले एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। जिस रास्ते पर तुम चलना चाहती हो वो बहुत मुश्किल है। तुम किसी की विधवा नहीं हो अधीरा, फिर क्यों खुद को जिंदगी भर दुख देना चाहती हो? हमारा समाज चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन आज भी कुछ ऐसे कुंठित लोग हैं जो तुम्हें जीने नहीं देंगे। रति ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे सब पता है अंकल, वैसे भी मेरी जिंदगी कौन सी आसान रही है। मैं उन कुछ लोगों के बारे में क्यों सोचूं? मैं उनके बारे में क्यों ना सोचूं जिन्होंने मुझे सिंगल मदर जानकर भी हर बार मेरा साथ दिया। अंकल, हमारे आसपास कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ अच्छे। भगवान ने हमेशा संतुलन बनाए रखा है। अगर मैं रति के परिवार से बात नहीं करूंगी, उनसे नहीं मिलूंगी, तो मुझे हमेशा ये गिल्ट रहेगा कि मैंने मिष्ठी को उसके अपने परिवार से मिलाने की कोशिश भी नहीं की। ये उसका हक है और उसके परिवार का भी। मेरे जीवन में शायद परिवार और रिश्तों का सुख नहीं है, लेकिन मिष्ठी के लिए मैं सब कुछ सह सकती हूँ। और अंकल, आप क्यों नहीं मान लेते कि अधीरा अब मर चुकी है? धनराज ने भावुक होकर कहा, प्राउड ऑफ यू बेटा,
इस मुश्किल घड़ी में भी तुम्हारी सोच इतनी सकारात्मक है। जहाँ लोग टूट जाते हैं वहाँ तुम खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार करती हो। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी तकलीफ दिखाई नहीं देती या तुम्हें दर्द नहीं होता होगा, लेकिन तुम्हारा हौसला हर बार मुझे तुम पर गर्व करने के लिए मजबूर कर देता है। नालायक है तुम्हारा पिता जो अपनी ही बेटी को समझ नहीं सका। रति हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंकल वो सब छोड़ दीजिए, किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और जो मेरा नहीं है उसे पाने की जिद भी मैं नहीं करती। उन सबका प्यार मेरे हिस्से में कभी था ही नहीं, तो मिलता भी कैसे? वैसे आपने बताया नहीं वो लोग अभी कहाँ हैं? धनराज ने कहा, जयपुर। रति ने हैरानी से कहा, यहाँ? धनराज ने कहा, हाँ, उनके घर का एड्रेस मैं तुम्हें मेल कर देता हूँ। रति ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, अंकल पुराने मेल पर मत भेजिएगा। धनराज ने कहा, ओह अच्छा याद दिलाया तुमने। रति ने कहा, मैं आपको अभी अपनी नई मेल आईडी भेजती हूँ, थोड़ी देर में मैसेज करती हूँ। धनराज ने कहा, अधीरा अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बताना बेटा, मैं कोई गैर नहीं हूँ। मिष्टी के स्कूल एडमिशन के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, मुझसे उधार समझ कर ले लो, बाद में लौटा देना। रति ने थोड़ा भावुक होकर कहा, अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं ना आप मेरे लिए क्या हैं, फिर ऐसी बात क्यों? और मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर किसी को भनक पड़ गई तो? मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। धनराज ने कहा, अरे मैं तो तुम्हारे नए अकाउंट में डालने की बात कर रहा था। खैर छोड़ो, ऐसा करो मैं ही जयपुर आ जाता हूँ, हाथ में पैसे दे सकता हूँ ना? वो हर हाल में रति की मदद करना चाहते थे। रति ने कहा, अंकल बस कुछ दिनों की बात है, प्लीज, ये वक्त भी निकल जाएगा। जब जिंदगी ही नए सिरे से शुरू की है तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो झेलनी ही पड़ेंगी ना। धनराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिद्दी हो तुम, चलो अब जल्दी से अपनी नई मेल आईडी भेजो। रति ने कहा, ओके। रति ने उन्हें जल्दी से मैसेज किया ही था कि तभी अभिमन्यु का कॉल आ गया। रति ने कहा, जी सर। अभिमन्यु ने कहा, मेरे कैबिन में आओ। रति ने मन में सोचते हुए कहा, अब क्या हुआ, अभी तो कोई मीटिंग भी नहीं है। रति कैबिन के बाहर आकर हल्के से नॉक करती है, मे आई कम इन सर? अभिमन्यु ने कहा, यस कम इन रति। आने वाले कुछ दिनों में हमें अपना विंटर कलेक्शन लॉन्च करना है, इसलिए कंपनी की मॉडल काजल से बात करो और उसे कल सुबह शार्प 9 बजे ऑफिस आने के लिए कहो। और हाँ, तुम भी कल थोड़ा जल्दी आना। रति ने कहा, सर लेकिन कल तो संडे है। अभिमन्यु ने कहा, तो कोई प्रॉब्लम है? रति ने मन में सोचते हुए, बताऊं या नहीं, कल तो क्रेज भी बंद रहेगा, मिष्टी को कहाँ रखूंगी, संडे के दिन कौन काम करता है, अब क्या करूं? अभिमन्यु ने उसे यूं खोया हुआ देखकर बोला, देखो अगर कोई परेशानी है तो बताओ, शायद मेरे पास उसका हल हो। रति ने हल्की झिझक के साथ कहा, सर दरअसल कल क्रेच बंद है, तो मिष्टी को। वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही अभिमन्यु ने कहा, तुम उसे भी अपने साथ ऑफिस ले आना, वैसे भी शूट बाहर ही होगा, उसे भी अच्छा लगेगा। ये सुनते ही रति के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देख अभिमन्यु के चेहरे पर भी एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसकी मुस्कान जैसे पल भर में सारी थकान मिटा दे। रति वहां से चली गई, लेकिन अपने कैबिन में बैठने के बाद भी कुछ देर तक अभिमन्यु की नजरें उसी के चेहरे को याद करती रहीं। लंच के बाद मीटिंग शुरू हुई, रति भी उसके साथ थी। मीटिंग खत्म होते होते रात के 8 बज चुके थे। रति की नजर बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर जा रही थी। आमतौर पर वो शाम 6 बजे तक घर पहुंच जाती थी। मिष्टी मेरा इंतजार कर रही होगी, ये ख्याल आते ही उसका दिल बेचैन हो उठा। क्रेज के बाकी सारे बच्चे तो 5 बजे तक अपने अपने घर जा चुके होंगे और वो 3 घंटे लेट थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मीटिंग इतनी लंबी चलेगी, वरना वो पहले ही नरमित को कॉल कर देती, वो मिष्टी को अपने घर ले जाती। वैसे सैलजा भी मिष्टी का अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन रति किसी पर अपनी वजह से बेवजह जिम्मेदारी डालना नहीं चाहती थी। मीटिंग में होने की वजह से वो क्रेच में कॉल भी नहीं कर पाई थी और अब उसकी बेचैनी हर मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, रति जल्दी से बोली, सर मैं अब जा सकती हूँ? अभिमन्यु ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप निकलिए। रति बिना एक पल गवाए अपना पर्स उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गई। वो बार बार सैलजा को कॉल कर रही थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। खींचकर उसने फोन वापस पर्स में डाल दिया। ऑफिस से थोड़ा दूर आकर वो ऑटो का इंतजार करने लगी, लेकिन आज तो जैसे एक भी खाली ऑटो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग पूरा स्टाफ जा चुका था, वरना वो किसी से मदद मांग लेती। उसका दिल बस एक ही बात को लेकर घबराए जा रहा था, मिष्टी। उसी वक्त अभिमन्यु भी बाहर आया। ड्राइवर पहले से ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसका इंतजार कर रहा था। अभिमन्यु पीछे की सीट पर जाकर बैठा ही था कि उसकी नजर सामने खड़ी रति पर पड़ी, चेहरे पर साफ बेचैनी और ऑटो ना मिलने की झंझलाहट। अभिमन्यु ने कहा, शुभू गाड़ी उधर ले चलो। गाड़ी उसके पास जाकर रुकी। वो विंडो नीचे करते हुए बोला, रति कार में बैठ जाओ। रति ने कहा, नो सर मैं चली जाऊंगी, कोई ना कोई ऑटो मिल ही जाएगा। अभिमन्यु ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, 8:10 हो चुके हैं और मुझे लगता है तुम्हारी बेटी भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। बेटी? बस इतना सुनते ही रति की सारी हिचकिचाहट खत्म हो गई। वो चुपचाप आकर कार में बैठ गई। शुभू ने एक नजर उसे देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। कार के अंदर गहरी खामोशी थी। रति खिड़की के बाहर देख रही थी और अभिमन्यु शीशे में उसके अक्स को। आजकल उसे यूं चुपचाप निहारना जैसे उसकी आदत बनती जा रही थी। वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार की तरह आज भी नाकाम रहा। भैया प्लीज आप मुझे यहीं उतार दीजिए। रति की आवाज सुनकर अभिमन्यु वापस नॉर्मल हो गया। शुभू कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु ने कहा, क्यों क्या हुआ? रति ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। थैंक यू मदद के लिए। वो बिना जवाब का इंतजार किए गाड़ी से उतर गई।
अभिमन्यु ने मन में कहा, ये लड़की भी ना, दुनिया की इतनी परवाह, खुद की बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्या कहानी है इसकी। रति सोसाइटी के अंदर चली गई और अभिमन्यु की कार आगे बढ़ गई। रति ने क्रैच के दरवाजे की बेल दबाई। आज क्रैच अंदर से बंद था क्योंकि सारे बच्चे जा चुके थे और स्टाफ भी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। सैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई तुम? रति ने हड़बड़ाकर कहा, दी सॉरी, आज बहुत लेट हो गई। वो आज बॉस की। सैलजा ने बीच में रोकते हुए कहा, अरे कितना बोलती हो, पहले शांत हो जाओ। मिष्टी बिल्कुल ठीक है, सो रही है, देखो। सामने बेड पर मिष्टी गहरी नींद में सो रही थी। रति की आंखें भर आईं। मेरी बच्ची मुझे कितना याद कर रही होगी। सैलजा ने कहा, बहुत समझदार है तुम्हारी बेटी, इतनी छोटी उम्र में भी तुम्हारी फिक्र करती है। कह रही थी मम्मा को अकेले सब संभालना पड़ता है, इसलिए देर हो गई होगी। रति हल्के से मुस्कुराई। हाँ दी, मेरी मिष्टी बहुत प्यारी है। वो है तो मैं हूँ, वरना जी तो पहले भी रही थी। सैलजा ने कहा, वो तो है, तुम पर ही गई है, बहुत समझदार है। अच्छा बताओ, चाय बनाओ या कॉफी? रति ने कहा, दी इसकी क्या जरूरत है, मैं अब निकलती हूँ। सैलजा प्यार से उसके पास आकर बोली, आज शाम की चाय मैंने मिस कर दी, सोचा था तुम्हारे साथ पीऊंगी, अब तो डिनर भी तुम्हारे साथ ही करने का प्लान है। रति ने कहा, दी। सैलजा ने कहा, क्या दी? दी भी कहती हो और इतना सोचती भी हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्यों तुम अकेली हो, लेकिन इस सफर में तुम्हारी ये दी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम लाख अपनी तकलीफ छिपाने की कोशिश करो, लेकिन ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। ये सुनते ही रति की आंखों में नमी उतर आई। होठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखें भीग चुकी थीं। सैलजा माहौल हल्का करते हुए बोली, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो छिपा रही हो? रति मुस्कुरा कर बोली, दी आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है, जो आंखों में है वही होठों पर भी है। और थैंक यू मुझे समझने के लिए। वैसे तो रति और सैलजा की मुलाकात अक्सर क्रैच में ही होती थी, लेकिन इस छोटे से समय में ही दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगी थी। आज पहली बार उन्हें साथ में इतना वक्त बिताने का मौका मिला था, और वजह थी मिष्टी। बातों बातों में दोनों ने मिलकर डिनर भी बना लिया। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में अकेली थीं। दिल में दर्द था, लेकिन चेहरे पर उसकी कोई झलक नहीं। डिनर खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे। सैलजा ने हल्के से पूछा, रति तुमने कभी अपने पति का नाम नहीं बताया? रति ने धीमे स्वर में कहा, दी वो इस दुनिया में नहीं है तो। सैलजा ने कहा, और उनका परिवार? अधीरा पहले ही रति की कहानी उसे बता चुकी थी। रति ने कहा, पता लगा रही हूँ, उम्मीद है कुछ दिनों में मिष्टी अपने दादा दादी के पास होगी। सैलजा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, रति बुरा मत मानना, क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही? रति ने बात काटते हुए मुस्कुराकर कहा, अकेली कहाँ हूँ दी, मिष्टी है ना मेरे साथ। वैसे अकेली तो आप भी हैं, फिर भी खुश है, जी रही हैं। सैलजा चुप हो गई। क्या कहती वो? बाहर से कितनी खुश मिजाज दिखती थी, खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। दुनिया एक आत्मनिर्भर हंसमुख सैलजा को देखती थी, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये जानने की फुर्सत किसी को नहीं थी। रात गहराने लगी थी। रति ने सैलजा को गुड नाइट कहा और मिष्टी को गोद में उठाकर अपनी बिल्डिंग की ओर चल पड़ी। उसी बिल्डिंग में सैलजा रहती थी और वहीं अभिमन्यु भी। रति लिफ्ट में दाखिल हुई। जैसे ही लिफ्ट 5वें फ्लोर पर पहुंची, दरवाजा खुला। बाहर अभिमन्यु खड़ा था। उसका ध्यान मोबाइल में था, इसलिए उसने रति की तरफ देखा भी नहीं। वैसे भी मिष्टी को गोद में लेने की वजह से रति का चेहरा आधा छुपा हुआ था। अभिमन्यु ने भले ही ध्यान न दिया हो, लेकिन रति ने उसे एक नजर देख लिया था। इस वक्त वो घर के कपड़ों में था, ब्लैक टी शर्ट और ग्रे लोअर। और अजीब बात ये थी कि वो इस रूप में अपने ऑफिस वाले फॉर्मल लुक से भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। पहली बार रति की नजर उस पर कुछ पल के लिए ठहर गई। वैसे तो अभिमन्यु की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए, लेकिन प्यार में धोखा खा चुकी रति की नजर अब किसी पर ठहरना जैसे भूल ही चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका था। रति जल्दी से बाहर निकल जाना चाहती थी, तभी उसकी गोद में सो रही मिष्टी हल्का सा कुनमुनाई, मम्मा मम्मा। उसमें मीन में ही बुदबुदाया। रति ने तुरंत उसके माथे को चूमते हुए धीमे से कहा, मम्मा यहीं है बेटा। उसकी आवाज सुनकर अभिमन्यु का ध्यान मोबाइल से हट गया। उसने मुड़कर देखा, सामने रति थी और उसकी गोद में एक प्यारी सी सोई हुई बच्ची। बच्ची का चेहरा थोड़ा सा ही दिख रहा था, बाकी उसने अपना सिर रति के सीने में छुपा रखा था। मिष्टी को इस तरह देख अभिमन्यु के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभिमन्यु ने कहा, तुम यहाँ इस वक्त? रति ने कहा, जी सर, वो मिष्टी क्रेच में थी, फिर सैलजा जी से बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। अभिमन्यु ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, ओके, तुम कल मेरे साथ ऑफिस चल रही हो? रति थोड़ा चौंकी और कहा, लेकिन सर। अभिमन्यु ने उसकी बात काटते हुए कहा, नो लेकिन, नो बट, बस समय पर तुम और मिष्टी तैयार रहना। अभिमन्यु अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन रति के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो नहीं चाहती थी कि भविष्य में उसे लेकर कोई बातें बने। समाज के बनाए नियमों को वो अच्छी तरह जानती थी। उसकी उम्र अभी कम थी और लोग उस पर उंगली उठाने में एक पल भी नहीं सोचेंगे। रति अब किसी अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरना चाहती थी और ना ही खुद को किसी के सामने साबित करना चाहती थी। लेकिन आज एक बात जरूर हुई थी। ना चाहते हुए भी उसकी नजर अभिमन्यु पर कुछ पलों के लिए ठहर गई थी, और यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। अगली सुबह होते ही घर में चहल पहल होने लगी। आज संडे था, लेकिन रति के लिए हर दिन जैसा ही था। बस एक फर्क था, आज मिष्टी पूरे दिन उसके साथ रहने वाली थी और यही बात उसे थोड़ी राहत दे रही थी।
रति ने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया। अब सबसे मुश्किल काम था मिष्टी को उठाना। रति ने कहा, गुड मॉर्निंग मिष्टी। मिष्टी ने नींद में ही करवट बदलते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। रति ने कहा, बेटा उठ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। मिष्टी ने कहा, मम्मा मिष्टी को और सोना है। इतना कहकर वो फिर से दूसरी तरफ मुड़कर सो गई। रति मुस्कुराई, फिर बोली, मिष्टी आपको मम्मा का ऑफिस देखना है ना? मिष्टी ने कहा, हाँ देखना है, लेकिन आज नहीं। रति ने कहा, क्यों? मिष्टी अचानक उठकर बैठ गई, आंखें मलते हुए बोली, ओ मम्मा आप कितनी भुलक्कर हो, आज संडे है ना? रति का ट्रिक काम कर गया, कम से कम वो उठ तो गई। रति ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन मेरे बॉस ने आज भी मुझे ऑफिस बुलाया है। मिष्टी ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए पूछा, अरे उन्हें पता नहीं कि आज संडे है? रति ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, पता तो है, लेकिन क्या है ना, उनके पास थोड़ा कम दिमाग है। अगर मैं उन्हें याद दिलाऊंगी तो मुझ पर ही गुस्सा हो जाएंगे। मिष्टी ने तुरंत पूछा, उनके पास दिमाग कम है? क्या वो चॉकलेट दूध नहीं पीते? रति ने हंसते हुए कहा, नहीं पीते, और अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे तो मुझ पर गुस्सा भी करेंगे। मिष्टी ने मुंह बनाते हुए कहा, बैड बॉस। उसकी बात सुनकर रति हंस पड़ी। रति ने कहा, वैसे इतने भी बुरे नहीं हैं, उन्होंने कहा है कि आज आप भी मेरे साथ ऑफिस आ सकती हो। मिष्टी की आंखें चमक उठी, ओह वाओ मम्मा, मुझे भी आपका ऑफिस देखना है, जल्दी मुझे तैयार कर दो, नहीं तो आपके बैड बॉस आपको डांटेंगे। रति ने माथा पकड़ते हुए कहा, अरे उनके सामने बैड बॉस मत बोलना, ओके? अब जल्दी उठो, ब्रश करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट दूध लाती हूँ। मिष्टी ने कहा, ओके मम्मा। कुछ दिन पहले ही रति ने अपने और मिष्टी के लिए मैचिंग ड्रेस खरीदी थी। आरामदायक होने के हिसाब से आज वही सबसे सही लग रही थी। वैसे तो रति हर तरह के कपड़े पहन लेती थी, लेकिन जब भी पब्लिक अपीयरेंस की बात होती वो साड़ी ही पहनना पसंद करती थी। लेकिन वो दौर अब पीछे छूट चुका था। कभी वो एक जानी मानी शख्सियत हुआ करती थी, इसलिए अपने पहनावे पर खास ध्यान देना उसकी आदत थी, पर अब नहीं। रति ने मिष्टी को तैयार किया। उसके लंबे हल्के सुनहरे बाल खुले ही छोड़ दिए थे। व्हाइट और ब्लू प्रिंटेड फ्रॉक में वो बेहद प्यारी लग रही थी। रति भी तैयार होकर बाहर आई, एक हाथ में पर्स, दूसरे में मिष्टी का छोटा सा बैग जिसमें उसकी जरूरत का सारा सामान था। दोनों सोसाइटी के बाहर आकर खड़ी हो गईं। कल रात की बात अब रति के दिमाग से पूरी तरह निकल चुकी थी, लेकिन वहीं कार में कोई और बैठा था जो उसे इस तरह देखकर जैसे अपना होश खो चुका था। रति अभी बाहर आई ही थी कि शुभू ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, मैम। अचानक उसे सामने देखकर रति चौंक गई। तभी उसे कल रात अभिमन्यु की बात याद आई। कार का दरवाजा खुलने की आवाज से अभिमन्यु भी जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया। वो खुद भी कार से बाहर निकल आया। अब तक उसकी नजर मिष्टी पर नहीं पड़ी थी, या यूं कहें, जब भी रति सामने होती थी उसकी नजर कहीं और टिक ही नहीं पाती थी। अभिमन्यु ने कहा, रति तुम बैक सीट पर बैठ जाओ। रति ने कहा, लेकिन सर। मिष्टी ने तुरंत अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओ मम्मा आप कितना सोचती हैं। उसी पल अभिमन्यु की नजर पहली बार मिष्टी पर पड़ी और वो बस उसे देखता ही रह गया। नीली सी आंखें, बिल्कुल उसकी जैसी, बालों का रंग भी वैसा ही। एक पल के लिए अभिमन्यु का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मिष्टी सच में अभिमन्यु की कार्बन कॉपी लग रही थी, लेकिन रति ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में ये ख्याल तक नहीं आया कि जिस जतिन राठौर के परिवार को वो ढूंढ रही है वो उससे इतने करीब हो सकते हैं। खैर, आज रति मिष्टी के साथ पीछे की सीट पर बैठ गई। अभिमन्यु, रति और मिष्टी तीनों साथ में ऐसे लग रहे थे जैसे एक पूरा परिवार हो। शुभू की नजर बार बार रियर मिरर से पीछे जा रही थी। उसे भी ये समानता सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लग रही थी, लेकिन आज कार में खामोशी नहीं थी, क्योंकि आज उनके बीच मिष्टी थी। मिष्टी ने कहा, अंकल आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? अभिमन्यु ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, हाँ पूछो। मिष्टी ने कहा, आज कौन सा डे है? अभिमन्यु ने कहा, आज संडे है। मिष्टी ने कहा, तो संडे के दिन कौन ऑफिस जाता है? अभिमन्यु हंस पड़ा और कहा, ये बात तो सही है। अंकल अपना कान इधर लाओ। अभिमन्यु भी मुस्कुराते हुए उसके पास झुक गया। उधर रति हैरानी से दोनों को देख रही थी। मिष्टी फुसफुसाते हुए बोली, किसी को बताना मत, मम्मा कह रही थी उनके जो बॉस है ना, उनके पास दिमाग थोड़ा कम है। अभिमन्यु ने तुरंत नजर उठाकर रति की तरफ देखा। हो, बच्चे से मेरी ही चुगली, उसने मन ही मन सोचा। रति को समझ ही नहीं आ रहा था कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। मिष्टी इतनी धीरे बोल रही थी कि उसकी एक भी बात उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अभिमन्यु ने धीरे से पूछा, और मम्मा क्या बोल रही थी? मिष्टी ने अपनी उंगली ठुड्डी पर रखी, जैसे गहरी सोच में हो। मम्मा कह रही थी कि अगर वो अपने बॉस को याद दिलाएंगी कि आज संडे है तो वो गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए उनकी हर बात माननी पड़ती है। अभिमन्यु ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, अच्छा। मिष्टी उसकी नकल उतारते हुए बोली, अच्छा। उसकी मासूम बातें और हरकतें देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर अनायास ही स्नेह आ गया। मन ही मन उसने सोचा, पता नहीं रति की शादी किससे हुई थी, इतनी प्यारी और मासूम बच्ची को कोई कैसे छोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब जब रति को अपने ऊपर अभिमन्यु की नजर महसूस होती, वो थोड़ा असहज हो जाती। अभिमन्यु नहीं चाहता था कि उसकी वजह से रति परेशान हो, लेकिन उसकी आंखें भी जैसे उसकी बात नहीं मान रही थीं। बार बार बेख्याली में वो रति को देख ही लेता था। थोड़ी ही देर में ऑफिस आ चुका था। रति के हाथ में बैग और पर्स देखकर अभिमन्यु ने खुद ही मिष्टी का हाथ थाम लिया और अंदर की ओर बढ़ गया। रति धीमे कदमों से उनके पीछे पीछे चल रही थी। एक छोटी सी बच्ची का हाथ थामे हुए अभिमन्यु को देखकर पूरा स्टाफ हैरान रह गया, और हैरानी की वजह सिर्फ यही नहीं थी, बल्कि दोनों का एक जैसा दिखना भी था। सोनिया ने धीरे से रोहित से कहा, यार सर सिंगल है ना?
रोहित ने कहा, हाँ अभी तक तो यही पता था। तभी अक्षत ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर ये बच्ची कौन है? राजवीर ने बीच में कहा, अरे होगी किसी रिश्तेदार की बेटी, सबको पता है कि सर सिंगल है। सोनिया ने कहा, लेकिन देख ना, दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये बाप बेटी नहीं है। राजवीर ने कहा, वो तो है, लेकिन अगर वो खुद नहीं चाहते कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई जाने तो हम क्या कर सकते हैं? रोहित ने कहा, हाँ यू आर राइट। चलो, अगर उन्होंने हमें ऐसे बातें करते देख लिया तो उनके गुस्से से कोई नहीं बचाएगा। वैसे भी थोड़ी देर में उनकी स्वीट हार्ट आने वाली है। सोनिया ने कहा, कौन? राजवी ने कहा, और कौन, काजल मैडम। रोहित और अक्षत ने एक साथ उसकी नकल उतारी। रहने दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। सब हंस पड़े। तभी पीछे से आवाज आई, अभिमन्यु कहाँ है? सबकी हंसी तुरंत रुक गई। स्वीटी ने कहा, मैम वो अपने कैबिन में है। काजल ने इतराते हुए कहा, अच्छा, और सुनो, मेरे लिए कॉफी भेज देना, दूध कम, नो शुगर, कॉफी ज्यादा। ओह रहने दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। स्वीटी बस जबरन मुस्कुराती रह गई, जबकि बाकी सब अपनी हंसी रोक नहीं पाए। राजवीर ने धीरे से कहा, आ गई आफत। काजल बिना नॉक किए सीधे अभिमन्यु के कैबिन में दाखिल हो गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो ठिठक गई। अभिमन्यु की सीट पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी और टेबल पर रखी कॉपियों पर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच रही थी। दूसरी तरफ अभिमन्यु फोन पर किसी से बात कर रहा था। उस वक्त रति कैबिन में नहीं थी। काजल ने कहा, अभी? अभिमन्यु ने कॉल खत्म करते हुए उसकी तरफ देखा। करीब 5 फीट 9 इंच लंबी, दुबली पतली, मेकअप से सजा चेहरा और ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में काजल उसके सामने खड़ी थी। अभिमन्यु ने कहा, हाय, अच्छा है आज तुम्हें इंतजार नहीं करवाना पड़ा। काजल उसके करीब आते हुए, अभी बेवजह इल्जाम मत लगाओ, जब तक कोई जरूरी शूट नहीं होता मैंने तुम्हें कभी इंतजार नहीं करवाया। कल तुम्हारी असिस्टेंट का कॉल आया और आज मैं यहाँ हाजिर हूँ, जबकि आज मुझे अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाना था। अभिमन्यु ने थोड़ा दूर होते हुए कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम कैसे मैनेज करती हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त तुमने पढ़ा था, शूट के दिन तुम्हें ऑफिस आना ही होगा। तुम हमारी कंपनी की मॉडल हो और यहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे। काजल ने टेबल पर बैठते हुए कहा, हाँ मैंने कब मना किया? फिर उसकी नजर मिष्ठी पर गई। ये बच्ची कौन है? अभिमन्यु ने सहजता से कहा, ये मेरी असिस्टेंट की बेटी है। काजल ने कहा, अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा ये तुम्हारी बेटी है। देखो ना, तुम दोनों की शक्ल कितनी मिलती है। फिर खुद को घूरते हुए देखकर हंस पड़ी। उसने कहा, मैं मजाक कर रही थी। एनीवे, वो तुम्हारी असिस्टेंट है या तुम उसके, जो उसकी बेटी को यहाँ संभाल रहे हो? रति को नहीं पता था कि काजल आ चुकी है और अभिमन्यु के कैबिन में मौजूद है, इसलिए वो बिना नॉक किए ही अंदर आ गई। लेकिन काजल की आखिरी बात वो सुन चुकी थी। रति ने अभिमन्यु से कहा, थैंक यू सर, मिष्ठी को अपने पास रखने के लिए। उसने टेबल पर कॉफी रखते हुए कहा, सर ये आपकी कॉफी। काजल रति को घूर रही थी। आखिर करे भी तो क्या, इतनी खूबसूरत लड़की और ऊपर से अभिमन्यु की असिस्टेंट। काजल ने ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, ओह तो तुम हो असिस्टेंट, क्या नाम है तुम्हारा? रति ने कहा, रति राठौर। काजल हैरानी से कभी रति को देखती तो कभी अभिमन्यु को। अभिमन्यु ने हल्का सा असहज होकर कहा, रति, अगर आयशा आ गई हो तो उसे मेरे कैबिन में भेज देना और आधे घंटे में हम निकल रहे हैं। सोनिया से जाकर काजल का आउटफिट कलेक्ट कर लेना। रति ने कहा, ओके सर। मिष्ठी चलो। काजल ने कहा, एक मिनट, जब तुम्हें पता था कि आज ऑफिस आना है तो तुम बच्ची को साथ क्यों लाई? तुम्हारा ध्यान तो उसी पर रहेगा, फिर काम का क्या होगा? एक दिन तुम्हारे पति संभाल सकते थे ना? रति ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैम आप सही कह रही हैं, बट आई एम अ सिंगल मदर। काजल ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, तुम सिंगल मदर ही बन सकती हो। रति ने हैरानी से देखते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन? काजल ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं, मेरे लिए एक कॉफी ले आओ, चीनी कम, दूध थोड़ा सा, जल्दी लाना, मेरा सिर फट रहा है। रति को उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने एक नजर अभिमन्यु और काजल पर डाली, फिर मिष्ठी का हाथ पकड़कर कैबिन से बाहर चली गई। रति के जाते ही अभिमन्यु ने गुस्से में काजल का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये क्या था काजल, वो मेरी असिस्टेंट है, तुम उससे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? काजल ने उसकी टाई ठीक करते हुए कहा, कम ऑन अभिमन्यु, वो सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट है, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? देखा तुमने खुद को सिंगल मदर बताकर कितना प्राउड फील कर रही है। अभिमन्यु ने कहा, सिंगल मदर होने का मतलब समझती हो? वो माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभा रही है। किसी भी औरत के लिए अकेले बच्चे को पालना आसान नहीं होता, लेकिन वो कर रही है। आज क्रेज बंद था इसलिए उसे यहाँ लाना पड़ा, और लाने के लिए मैंने ही कहा था। उसने गंभीर होकर कहा, और तुम खुद एक औरत होकर भी ऐसी बातें कर रही हो। उसे खुद से दूर करते हुए कहा, तुम मेरी कंपनी की सिर्फ एक मॉडल हो। आइंदा मेरी किसी भी स्टाफ मेंबर से बदतमीजी की या मेरे काम में दखल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ, सोनिया से मिल लो, हमें शूट के लिए निकलना है। काजल अभिमन्यु के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल गई। वहीं बाहर ऑफिस में जब सबको पता चला कि मिष्ठी रति की बेटी है तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसकी शक्ल रति से बिल्कुल नहीं मिलती थी, बल्कि उनके बॉस से ज्यादा मिलती थी। पूरा स्टाफ उसे घेरे खड़ा था। मिष्ठी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सब हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। वो टेबल पर बैठी थी और चारों तरफ लोग उसे देख रहे थे। उधर काजल गुस्से में केबिन से बाहर निकली। हॉल में सबको इस तरह घेरा बनाकर हंसते देख वो ठिठक गई, समझ नहीं पा रही थी क्या चल रहा है। काजल ने कहा, एक्सक्यूज मी। सभी उसकी तरफ मुड़े और सामने फिर वही मिष्ठी।
काजल ने अपने मन में कहा, ये लड़की यहाँ भी, और वो रति इसे छोड़कर खुद फ्री घूम रही होगी। सिंगल मदर, माय फुट। काजल ने तंज भरे लहजे में कहा, आज तुम सबके पास कोई काम नहीं है क्या? तभी भीड़ में से कोई कुछ बोलने ही वाला था कि आयशा की आवाज सबके कानों में पड़ी। आयशा ने कहा, अरे काम कैसे नहीं है? बेचारे ऑफ के दिन भी यहाँ हैं, वो भी सिर्फ एक शूट के लिए। तभी उसकी नजर मिष्टी पर पड़ी। आयशा ने कहा, ओ माय गॉड, कितनी क्यूट है ये। वो तुरंत आगे बढ़ी और मिष्टी को गोद में उठा लिया, प्यार से उसके गाल पर किस कर दिया। मिष्टी भी उसे बड़ी मासूमियत से देख रही थी। आयशा ने कहा, आपका नाम क्या है बेटा? मिष्टी ने कहा, मेरा नाम मिष्टी राठौर, मम्मा का नाम रति राठौर और पापा। तभी रति ने जल्दी से कहा, मिष्टी यहाँ क्या कर रही हो? आयशा ने हैरानी से कहा, ये तुम्हारी बेटी है? रति ने कहा, जी मैम। पता नहीं क्यों, लेकिन मिष्टी को देखकर आयशा को किसी की याद आ गई। उसे मिष्टी बेहद प्यारी लगी। आयशा ने कहा, रति, आधे घंटे में हम सब निकल रहे हैं, तुम मेकअप आर्टिस्ट को कॉल कर देना। काजल की तरफ देखते हुए कहा, वैनिटी वैन बाहर खड़ी है। फिर उसने पूरे स्टाफ की तरफ मुड़कर कहा, अगर आप सब अपनी अपनी कार से आए हैं तो ठीक है, नहीं तो मिनी बस बाहर खड़ी है, सब लोग अपना जरूरी सामान लेकर आ जाएं। दरअसल शूटिंग का दिन स्टाफ के लिए किसी फन डे से कम नहीं होता था। ये बात अभिमन्यु और आयशा दोनों अच्छे से जानते थे। भले ही वहां 4-5 लोगों की ही जरूरत होती, लेकिन फिर भी पूरा स्टाफ साथ जाता था। उस दिन माहौल बिल्कुल अलग होता, न कोई स्ट्रेस, न कोई प्रेशर, बस हंसी मजाक, मस्ती और एक तरह की पिकनिक जैसा एहसास। अभिमन्यु और आयशा हमेशा कोशिश करते थे कि ऑफिस का माहौल हल्का और खुश मिजाज रहे, ताकि काम करते वक्त हर किसी के चेहरे पर जोश और उत्साह दिखे। हालांकि रति अभी इस माहौल से पूरी तरह अनजान थी। उधर काजल रति और उसकी बेटी को मिल रहे अटेंशन से खींच गई। उसने आयशा को इग्नोर किया और सीधे सोनिया के पास चली गई। आयशा ने रति को गौर से देखते हुए कहा, आज तो तुम हर दिन से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। रति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू मैम। आयशा ने कहा, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये तुम्हारी बेटी है और इसकी शक्ल तुमसे बिल्कुल नहीं मिलती। रति ने थोड़ी सकपकाते हुए कहा, मैम, ये अपने पापा जैसी है। आयशा ने कहा, अच्छा। मिष्टी को प्यार से दुलारते हुए कहा, रति, तुम्हारी फैमिली के बारे में आराम से बात करेंगे, नहीं तो हमारी मॉडल नाराज हो जाएंगी। उसकी बात पर पूरा स्टाफ हंस पड़ा। आयशा ऐसी ही थी, हंसमुख, मस्त और बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई। कभी किसी को यह एहसास ही नहीं होने देती थी कि वो इस कंपनी की बॉस है। आज रति भी धीरे धीरे उसे समझने लगी थी। काजल इस वक्त वैनिटी वैन में थी, उसके साथ मेकअप आर्टिस्ट भी था। वही रेहान सीधे शूट लोकेशन पर पहुंचने वाला था। रति अपने कैबिन से पर्स और मिष्टी का बैग लेकर जल्दी जल्दी बाहर निकल रही थी कि तभी सामने से आते एक शख्स से टकरा गई। वो गिरने ही वाली थी कि सामने वाले ने उसे संभाल लिया। रति ने नजर उठाते हुए कहा, सॉरी, थोड़ी जल्दी में थी इसलिए। लेकिन सामने वाला जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया था। उसके होठों से बस एक शब्द निकला, ब्यूटीफुल। रति ने कहा, सॉरी, आपने कुछ कहा? वो हल्का मुस्कुराया और कहा, नहीं, कुछ नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है, मुझे भी ध्यान से चलना चाहिए था, गलती दोनों की थी। वो कोई और नहीं, राज खुराना था, अभिमन्यु का दोस्त और अपने काम का बेहतरीन फोटोग्राफर। कुछ दूरी पर खड़ा अभिमन्यु ये सब देख रहा था। हालांकि वो जानता था कि दोनों बस टकरा गए थे, लेकिन जिस तरह राज रति को देख रहा था वो उसे अच्छा नहीं लगा। फिर भी वो उसका जिगरी दोस्त था। अभिमन्यु ने कहा, हे राज, आ गया तू? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, तेरा हुक्म कैसे टाल सकता था, अपनी हीरोइन आ गई क्या? अभिमन्यु ने कहा, हाँ, वैनिटी वैन में है। राज ने कहा, तो चल, आयशा कहाँ है? अभिमन्यु ने कहा, अपने कैबिन में होगी। राज ने कहा, ओके, मिलकर आता हूँ। आयशा अपने कैबिन में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। मिष्टी पास की चेयर पर बैठी चिप्स खा रही थी। आयशा ने कहा, बेटा, आपको कुछ और चाहिए? मिष्टी ने कहा, नो, मिष्टी का टमी फुल है। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, केसर मिल्क चाहिए आपको? मुझे तो बहुत पसंद है। मिष्टी ने कहा, नो आंटी, आई हेट केसर मिल्क, मुझे चॉकलेट मिल्क पसंद है, विदाउट शुगर। आयशा उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चौंक गई, जैसे कुछ सोचने लगी हो। लेकिन तभी दरवाजा खुला और राज तेजी से अंदर आया। राज ने कहा, हाय आयशा, यही काम करना है या चलना भी है? आयशा ने हंसते हुए कहा, ओए, तू कब आ गया? हवा की तरह आता जाता है, पता ही नहीं चलता। राज ने कहा, भाई मैं तो आवारा बंजारा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, फिलहाल आपकी गली में हूँ। फिर मिष्टी की तरफ देखकर कहा, ये प्यारी बच्ची? आयशा ने कहा, अभिमन्यु की असिस्टेंट रति की बेटी है। तभी दरवाजे पर नॉक करते हुए रति ने कहा, मे आई कम इन मैम? आयशा ने कहा, कम इन रति। राज की नजर जैसे ही रति पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठहर गया। व्हाइट और ब्लू प्रिंटेड नी लेंथ ड्रेस, व्हाइट शूज, बालों का पोनी टेल, कानों में ब्लू लॉन्ग इयररिंग्स, आंखों में गहरा काजल और होठों पर न्यूड शेड। आज वो बिल्कुल एक 18 साल की लड़की जैसी लग रही थी। राज ने मन ही मन में कहा, यानी ये बच्ची रति की है। वाओ, मतलब नजर भी पड़ी तो एक बच्चे की माँ पर। वेरी बैड राज, पर दिल को क्या पता, एक बच्ची भी किसी की माँ हो सकती है। खैर, जो भी हो, है तो खूबसूरत। चल, काम पर ध्यान दे। रति ने कहा, मैम, बाहर सब वेट कर रहे हैं। आयशा ने कहा, ओके, मैं भी आ रही हूँ। रति ने कहा, मिष्टी, कम हियर। मिष्टी अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर बाहर चली गई और आयशा कुछ सोच में डूब गई। राज ने कहा, आयशा, क्यों उसके बारे में सोच रही हो?
वो वैसे भी इस दुनिया में नहीं है, और अगर होता भी तो तुम्हारा नहीं होता। तुम्हें पता है ना, उसने शादी कर ली थी। आयशा ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, उसने शादी कर ली थी और उसका बेबी भी होने वाला था। जतिन के जाने के बाद अंकल आंटी ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। उसने राज की तरफ देखते हुए कहा, राज प्लीज मेरी बात का मजाक मत उड़ाना, लेकिन पता नहीं मिष्टी को देखकर। राज ने कहा, मजाक नहीं उड़ा रहा, पर हाँ तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया है। उसने उसके माथे पर हल्का सा टैप करते हुए कहा, बहुत काम करने लगी हो, थोड़ा आराम दो अपने दिमाग को। आज किसी का मन कार में जाने का नहीं था। पूरा स्टाफ मिनी बस में ही बैठ गया, यहाँ तक कि राज, आयशा और अभिमन्यु भी। अभिमन्यु का ड्राइवर पहले ही कार लेकर वेन्यू के लिए निकल चुका था। बस में अभिमन्यु के बगल वाली सीट पर रति बैठी थी, उसके साथ सोनिया और बीच में मिष्टी। तभी अक्षत ने कहा, सर वेन्यू तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लगेगा, तब तक कुछ फन हो जाए। राजवीर ने कहा, अंताक्षरी। रोहित ने कहा, नो। सोनिया ने हंसते हुए कहा, रोहित को अंताक्षरी पसंद नहीं, क्योंकि ये हमेशा हार जाता है। रोहित ने कहा, कब हारा मैं, बताओ। राजवीर ने कहा, 2 महीने पहले। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। तभी मिष्टी मासूमियत से बोली, अंकल आपको बादाम खाना चाहिए, आप कुछ भी जल्दी नहीं भूलेंगे, है ना मम्मा। रति ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बच्चा। मिष्टी की बात सुनकर सब जोर से हंस पड़े। राजवीर ने कहा, सुना ना, अब रोज बादाम खाना। रोहित ने कहा, अच्छा, मैं हार वार से नहीं डरता, चलो शुरू करते हैं। अक्षत ने कहा, हाँ भाई शुरू करो, नहीं तो तुम लोगों की बहस कभी खत्म नहीं होगी। रोहित ने गाते हुए कहा, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। सोनिया ने कहा, यार पहले टीम तो बांट लो। राजवीर ने कहा, ठीक है। आयशा मैम, सोनिया, रति और मिष्टी एक टीम, और अभिमन्यु सर, राज सर, रोहित और अक्षत दूसरी टीम। रोहित ने कहा, ये तो चीटिंग है, तुम 5 और हम 4। सोनिया ने कहा, रोहित मिष्टी बच्ची है, अब उससे भी डर लगने लगा। रोहित ने कहा, अरे आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उन्हें छोटा समझने की गलती मत करना। अक्षत ने कहा, बस अब शुरू करो। सोनिया ने कहा, मम से शुरू करो। अक्षत ने कहा, राज सर आप शुरू करो पहले। राज ने कहा, अरे यार कहाँ फंसा दिया तुमने। अच्छा सुनो, कोई हंसेगा नहीं मेरा गाना सुनकर। सभी एक साथ बोले, ओके। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, नौटंकी साला। राज मुस्कुराते हुए गाने लगा। गाना खत्म होते ही रति हल्का सा मुस्कुराई। रति ने कहा, आप बेवजह परेशान हो रहे थे, इतना अच्छा गाते हैं आप। राज ने खुश होकर कहा, सच में। अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, शुक्र है किसी को तो मेरी आवाज पसंद आई। अभिमन्यु ने कहा, चल उड़ मत, कहते हुए वो खिड़की के बाहर देखने लगा। अक्षत ने कहा, सोनिया त से गाओ। तभी राजवीर खड़ा होकर गाने लगता है। सोनिया भी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका साथ देने लगती है। आयशा ने कहा, चलो अभी न से कुछ अच्छा सुना दो। अभिमन्यु ने कहा, यार मैं अब नहीं गा पाता। राज ने कहा, हमें भी पता है कि तुम अधीरा मलिक के कितने बड़े फैन थे, हमें भी उनकी आवाज पसंद थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम जीना छोड़ दें। अभिमन्यु ने गुस्से में राज को घूरते हुए कहा, ये ज्यादा नहीं हो रहा। राज चुप हो गया। वहीं रति ये सब सुनकर हैरान रह गई। अभिमन्यु अधीरा का फैन था। ये सुनकर अधीरा को किसी की याद आई। तभी आयशा ने कहा, प्लीज अभी। सभी एक साथ कहने लगे, प्लीज। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा, ओके शांत हो जाओ सब। वो आंखें बंद किया और गाने लगा। बस में एक अलग ही सन्नाटा और सुकून फैल गया। रति उसे बस देखती रह गई। सबके लिए ये नॉर्मल था, लेकिन रति के लिए ये एक नई दुनिया थी। एक ऐसा अभिमन्यु जो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक शानदार सिंगर भी था। तभी राज ने कहा, अब लड़कियों की बारी, ग से। आयशा सोचते हुए गुनगुनाने लगी। वो अपनी सीट से उठी और मिष्टी को रति की गोद से ली। वहीं मिष्टी खिलखिलाने लगी। आयशा उसे लेकर बस में झूमने लगी। पूरा माहौल एकदम हल्का और खुशियों से भर गया। मिष्टी के लिए तो जैसे पिकनिक हो, कोई उसे गोद में ले रहा था तो कोई उसके साथ खेल रहा था। रति की आंखें नम हो गईं। उसे जिंदगी का एक नया चेहरा दिख रहा था, जहां लोग छोटी छोटी बातों में खुश थे, जहां आज सब अपनी परेशानियां भूलकर साथ गुनगुना रहे थे। शायद यही तो जिंदगी है। राजवीर ने कहा, हाँ से। लड़कों की टीम सोच में पड़ गई। तभी सोनिया ने कहा, टिक टिक 1, टिक टिक 2। रोहित ने उसे रोकते हुए कहा, अरे ऐसे कौन करता है। सभी लड़कियां कहने लगी, हम करते हैं। उतने में ही अक्षत हंसते हुए गाना शुरू किया। वहीं अभिमन्यु की नजर रति पर पड़ी, जो सबके बीच होते हुए भी कहीं खोई हुई थी। वो खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे बाहर के नजारों में नहीं, अपने अंदर के ख्यालों में उलझी हो। बाकी सभी अब भी हंसी मजाक में मग्न थे। बस का ये सफर इतना खुशनुमा और हल्का लग रहा था कि वक्त कब बीत गया किसी को एहसास ही नहीं हुआ। तभी सारे लड़के एक साथ कहने लगे, ई से। मिष्टी ने रति से मासूमियत से कहा, मम्मा आप कितना सुंदर गाती हो, प्लीज गाओ ना। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ रति प्लीज, तुम भी कुछ सुनाओ। रति ने हल्की झिझक के साथ कहा, मैं। सभी एक साथ कहने लगे, हाँ तुम, बस तुम। रति हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और गाने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कसक थी, एक सच्चाई
जो सीधे दिल तक उतर रही थी। बस में अचानक सन्नाटा छा गया। वो गा तो रही थी, लेकिन उसकी हर एक लाइन जैसे उसकी अपनी कहानी बयां कर रही थी। सब उसे इस तरह देख रहे थे मानो पहली बार उसे सच में देख रहे हों, जैसे किसी ने उसके अंदर छुपे दर्द का दरवाजा खोल दिया हो। और अभिमन्यु, वो फिर से उसी आवाज में अधीरा के वजूद को तलाशने लगा। जब भी उसने रति को गाते हुए सुना, उसके ख्यालों में हमेशा अधीरा ही आई। हंसी मजाक और गुनगुनाहट के बीच ही सब अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। एक एक करके सभी बस से उतरने लगे। रति ने पलटकर पीछे देखा। मिष्टी सबके बीच खिलखिला रही थी। हर कोई उस पर अपना प्यार लुटा रहा था। वो थी ही इतनी प्यारी, खासकर उसकी मासूम बातें, जिन्हें सुनने के लिए हर कोई उससे कुछ न कुछ पूछ रहा था। रति मन ही मन मुस्कुरा उठी और बोली, तुम्हारी इस प्यारी सी मुस्कान पर मेरी जिंदगी कुर्बान। काजल वैनिटी वैन के साथ पहले ही पहुंच चुकी थी। रेहान और बाकी टीम की बस भी लगभग साथ ही वहां पहुंची। जैसे ही सबने उस जगह को देखा, उनके चेहरे खिल उठे। वो एक खूबसूरत फार्म हाउस था। चारों तरफ झील और पहाड़ों का मनमोहक नजारा। प्रकृति का ये शांत और लुभावना दृश्य हर किसी को अपनी ओर खींच रहा था। शूटिंग के लिहाज से भी जगह एकदम परफेक्ट थी। अभिमन्यु ने प्रोफेशनल टोन में कहा, बहुत मस्ती हो गई, अब काम शुरू करते हैं। सोनिया, जाकर देखो काजल तैयार है या नहीं, और राज, तुम लोकेशन अच्छे से सेट कर लो। आयशा और रेहान बाहर कुर्सियों पर बैठ गए। ठंड की शुरुआत थी और सुबह की हल्की धूप शरीर और मन दोनों को सुकून दे रही थी। रेहान की नजर मिष्टी पर टिक गई। उसे वो बेहद प्यारी लग रही थी। आयशा चुपचाप सबका काम देख रही थी। रेहान ने कहा, आयशा, उस दिन तुम अधीरा के बारे में कुछ कह रही थी ना? आयशा ने कहा, रेहान ने कहा, पुलिस ने अधीरा का एक्सीडेंट केस फिर से रीओपन कर दिया है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आयशा कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठ गई। गड़बड़ी गड़बड़ है रेहान। आई एम 100% श्योर कि वो एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था। रेहान ने कहा, लेट्स सी, पुलिस अपना काम कर रही है। वैसे ये बच्ची कितनी प्यारी है ना? आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत प्यारी, खासकर इसकी नीली आंखें। रेहान उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ वाकई। वो आयशा के दर्द को समझता था, जानता था कि वो जतिन से कितना प्यार करती थी। वो उसे कुछ कह पाती उससे पहले ही वो दुनिया छोड़ गया, और बाद में पता चला वो कभी उसका था ही नहीं। उसने शादी कर ली थी। फिर भी उसके जाने के बाद भी आयशा के दिल और दिमाग पर सिर्फ जतिन का ही कब्जा था। अभिमन्यु, रेहान, राज, सबने उसे समझाने की कोशिश की, आगे बढ़ने को कहा, लेकिन आयशा ने जैसे खुद को वहीं रोक लिया था। उधर रति अभिमन्यु की असिस्टेंट होने के कारण उसके साथ ही थी, और यही बात काजल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वैसे भी रति के पास कोई खास काम नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अभिमन्यु के आसपास ही रहना था। काजल को एक पत्थर पर बैठकर सीन देना था। उसने डार्क ग्रीन रंग की लंबी ड्रेस पहनी हुई थी, जो हवा में बार बार उड़ रही थी। काजल ने तेज आवाज में कहा, रति। रति तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और कहा, जी काजल। काजल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, काजल नहीं, काजल मैम, तुम्हें इतना भी मैनर नहीं है। रति ने हल्की झिझक के साथ कहा, जी काजल मैम, बताइए। काजल ने कहा, मेरी ड्रेस पीछे से पकड़ लो, बार बार उड़ रही है। रति ने कहा, ओके मैम। रति जैसे ही उसकी ड्रेस ठीक करने लगी, तभी राज ने देख लिया। राज ने कहा, अरे ये क्या कर रही हो? रति ने कहा, सर ड्रेस ठीक कर रही थी। राज ने सख्त लहजे में कहा, किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है। ये मेरा काम है और मुझे मेरे काम में कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड? रति ने कहा, सर लेकिन ये काजल मैम। राज ने कहा, नो बट्स, जब तक मैं ना कहूं कोई काम मत करना। रति चुप हो गई। राज हमेशा से अपने काम को लेकर ऐसा ही था, न लापरवाही बर्दाश्त, न दखलंदाजी। और काजल ये बात अच्छे से जानती थी, लेकिन उसे तो बस मौका चाहिए था सबके सामने रति को नीचा दिखाने का। राज ने कहा, ध्यान रखो। लगभग 3 घंटे लगातार शूट करने के बाद राज आखिरकार फ्री हुआ। फोटो शूट के साथ साथ वीडियो शूट भी चल रहा था। मेल स्टाफ उसके काम में हाथ बटा रहे थे, और जो थोड़ा फ्री था वो लोकेशन के शॉट्स कैप्चर कर रहा था। मिष्टी राजवीर के साथ अपनी ही दुनिया में मस्ती कर रही थी। कुछ देर बाद वो भी आयशा, रेहान और अभिमन्यु के पास जाकर बैठ गई। सभी लोग रिफ्रेशमेंट के लिए फार्म हाउस के अंदर चले गए, जहां खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया गया था। लेकिन रति, वो वहीं झील के पास एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गई। वहां उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। आज मिष्टी की चिंता से भी वो थोड़ी बेफिक्र थी, इसलिए अकेले रहना उसे अच्छा लग रहा था। उधर राज सोफे पर बैठा आराम कर रहा था। आयशा ने कहा, राज ये क्या था? राज ने कंधे उचकाते हुए कहा, मतलब क्या था, समझा नहीं। आयशा ने कहा, यार तुम बेवजह रति को इतना क्यों सुना रहे थे? राज ने कहा, ओ प्लीज आयशा, उसकी तरफ से तुम्हें वकील बनने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी जगह तुम होती तो तुम्हें भी उतना ही सुनाता। काम के समय में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता, तुम्हें भी पता है। आयशा ने कहा, पता है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा ज्यादा हो गया। राज ने कहा, अच्छा छोड़ो, ये बताओ लंच में क्या मंगवाया है? आयशा ने कहा, हॉल में रखा है, जाकर खुद देख लो। उसी वक्त अभिमन्यु सबको लंच करते हुए देखता है, लेकिन उसकी नजर रति को ढूंढ रही थी और वो कहीं दिखाई नहीं दी। अभिमन्यु ने कहा, रति कहाँ है?
राज ने खाते हुए कहा, मुझे क्या पता। अभिमन्यु ने कहा, हद है, अभी तक तुम मेरी असिस्टेंट को अपनी असिस्टेंट बनाकर काम करवा रहे थे और अब कहते हो तुम्हें नहीं पता हम हैं कौन तुम्हारे। राज ने कहा, यार तुम सब उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? माना खूबसूरत है, लेकिन इतना भी क्या कि हर वक्त उसका ही नाम जपा जाए। अभी आयशा मुझे ज्ञान दे रही थी और अब तुम। अभिमन्यु ने कहा, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? अचानक से तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्यों होने लगी? राज ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम बताओ किस हिसाब से उसे जॉब पर रखा है? उसे कुछ भी नहीं आता। क्या सिर्फ चेहरा मायने रखता है कि तुमने उसे अपना पीए बना लिया? अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपना इलाज कराओ, कुछ भी बोल रहे हो। राज ने कहा, अरे मैंने क्या गलत कहा? लेकिन तब तक अभिमन्यु वहां से जा चुका था, बिना उसकी एक भी बात सुने। आयशा राज के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रति ने ऑलरेडी रिजाइन दे दिया है, वो अभी नोटिस पीरियड पर है। राज ने हैरानी से कहा, क्या? आयशा ने तंज भरे अंदाज में कहा, अब शायद तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा और ना ही उसे ताने मारने पड़ेंगे। राज, तुम जानते हो जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो हमसे पूछा जस जाता है, क्या आपके पास अनुभव है? लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर कोई मौका ही नहीं देगा तो अनुभव आएगा कैसे? वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो तुम उससे करवा रहे थे वो उसने कभी किया ही नहीं। अटेंडेंट का काम अलग होता है, वो परेशान है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उसे कुछ भी सुना दे। और उसे देखकर तुम्हें नहीं लगता कि वो किसी बड़े खानदान की लड़की है? शायद किसी मजबूरी में यहाँ काम कर रही है। रेहान ने कहा, हाँ सही कह रही हो। राज की तरफ देखकर हल्के तंज में कहा, वक्त कब बदल जाए कोई नहीं जानता, शायद उसका बुरा वक्त चल रहा है, तभी तो उसे राज और अभिमन्यु जैसे लोगों से पाला पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ से जाने के बाद वो जाएगी कहाँ? आयशा ने कहा, कुछ तो सोचा ही होगा उसने। रेहान ने सोचते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं उसे अपना पीए रख लेता हूँ। आयशा ने खुश होकर कहा, सच में? रेहान ने कहा, अरे यार मैं 6 महीने तो शूट पर ही रहता हूँ, तुम मेरा काम संभालती ही हो। अगर वो तुम्हारे साथ काम करेगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी कम होगी और उसे एक सुरक्षित माहौल भी मिल जाएगा। उधर अभिमन्यु झील के पास पहुंचा और रति को अकेले बैठा देख उसका दिल कसक उठा। अभिमन्यु ने कहा, रति तुम यहाँ इस तरह अकेले? उसकी आवाज सुनकर रति चौंक गई, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पत्थर से गिरने वाली थी। लेकिन तभी अभिमन्यु आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। मन में एक अजीब सा ख्याल उठ रहा था, आज तक वो कभी किसी के इतने करीब नहीं आई, फिर भी ये एहसास इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पहले भी यूं ही अपनी बाहों में थामा हो, उसी तरह, उसी एहसास के साथ। लेकिन कब? वो याद करने की कोशिश करती रही, पर कुछ भी साफ नहीं था। अभिमन्यु के दिल की हालत भी रति से अलग नहीं थी। उसकी नजरें रति के चेहरे पर टिकी थीं और मन में वही सवाल गूंज रहा था, ये एहसास इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज जैसे उस सन्नाटे को भर रही थी। तभी रति ने धीरे से खामोशी तोड़ी। उसने अभिमन्यु को एकटक देखते हुए धीरे से पूछा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? ये सवाल सुनते ही अभिमन्यु के जहन में अचानक अधीरा का ख्याल कौंध गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झटक दिया। नहीं तो उसका जवाब साफ था, लेकिन उसके अंदर उठ रहे सवाल बिल्कुल भी नहीं। दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थीं। आज पहली बार रति की नजरें अमित के अलावा किसी और पर इस तरह ठहरी थीं। और अभिमन्यु, वो उसके चेहरे में कुछ तलाश रहा था, जैसे इस चेहरे के पीछे छुपे किसी और चेहरे को देखना चाहता हो। उसकी आवाज, उसकी पहचान, सब कुछ। लेकिन हर बार वो खुद को एक अजीब से दोराहे पर खड़ा पाता। रति के पास होने से उसे अधीरा का एहसास होता, लेकिन हकीकत ये थी कि अधीरा की कहानी खत्म हो चुकी थी और उसके सामने खड़ी ये लड़की रति राठौर थी, एक 3.5 साल की बच्ची की माँ, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। तभी फोन की घंटी बजी और दोनों अपनी सोच से बाहर आ गए। रति ने जैसे ही खुद को उसकी बाहों में देखा, वो झेप गई, जल्दी से खुद को संभालते हुए नीचे उतर गई। अब दोनों की हालत एक जैसी थी और दोनों ही नजरें चुराकर खड़े थे और कुछ बोलने के लिए खुद से जूझ रहे थे। अभिमन्यु ने हल्की झिझक के साथ कहा, वो हम अंदर चलें, लंच का टाइम हो गया है। रति ने अपने हाथ आपस में उलझाते हुए धीमे से जवाब दिया, हाँ चलते हैं। दोनों एक तय दूरी बनाकर साथ चल पड़े। अंदर आते ही रति की नजरें मिष्ठी को ढूंढने लगीं और उसे ढूंढते ज्यादा देर नहीं लगी। मिष्ठी आयशा की गोद में बैठी थी और सोनिया उसे प्यार से खाना खिला रही थी। रति के मन में ख्याल आया, मुझे तो पता ही नहीं था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, तभी तो मैं 2 पल चैन से जी पाई। इस नई पहचान के साथ जीते जीते मैं खुद को ही भूल गई थी। सोचा था आसान होगा, संघर्ष से तो कभी डरी नहीं, लेकिन राज और काजल जैसे लोगों से कभी पाला नहीं पड़ा, इन्हें कैसे संभालूं? तभी रेहान की नजर उस पर पड़ी। उसने कहा, क्या हुआ यार, तुम हमेशा कहाँ खो जाती हो, आओ साथ में लंच करते हैं। रेहान की आवाज से राज की नजर भी रति पर गई। सुबह से अब तक का सब कुछ याद करते हुए वो मन ही मन सोचने लगा, सुबह इसके चेहरे पर कितनी रौनक थी और अब शायद मैंने ज्यादा ही सुना दिया। क्या करूं, माफी मांग लूं? लेकिन क्यों, मेरी क्या गलती थी? काम नहीं आता तो गुस्सा भी नहीं कर सकता क्या? वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। उधर रति को बहुत तेज भूख लगी थी तो वो भी सबके साथ बैठकर खाने लगी, लेकिन अचानक उसे तेज खांसी आने लगी। सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, सांसें तेज चल रही थीं। राजवीर घबराकर बोला, क्या हुआ रति? रति ने मुश्किल से कहा, पानी।
राजवीर ने तुरंत पानी दिया। कुछ देर बाद वो संभल गई, लेकिन अब उससे खाना खाया नहीं जा रहा था। वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो गए। तभी मिष्टी दौड़ते हुए उसके पास आई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से रति का चेहरा थामते हुए मासूमियत से पूछा, मम्मा, आपको भी अधीरा आंटी की तरह मिर्ची से एलर्जी है? रेहान, आयशा और अभिमन्यु ये तीनों एक साथ चौंक पड़े। अधीरा? रति भी मिष्टी की बात सुनकर सन्न रह गई। उसे वो पल याद आ गया जब शिमला जाते वक्त वो लोग एक ढाबे पर रुके थे, जहां गलती से उसके खाने में मिर्ची पड़ गई थी। मिष्टी भी उस वक्त वहीं थी, इसलिए आज रति को उसी तरह परेशान देख उसे वही पुरानी घटना याद आ गई और उसने अनजाने में दोनों को जोड़ दिया। मिष्टी ने घबराकर आयशा से कहा, आंटी, आप मेरी मम्मा को दही दे दो ना, वो ठीक हो जाएंगी। आयशा ने तुरंत सिर हिलाया, ओके बच्चा। फिर उसने पास खड़े स्टाफ को आवाज दी, 2 कप फ्रेश दही लेकर आओ। उधर रति का मुंह अब भी बुरी तरह जल रहा था। वो बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन मिष्टी की बात सुनकर उसके मन में एक ख्याल जरूर आया। बच्चे सच में कितनी छोटी छोटी बातें भी कितनी ध्यान से देखते हैं। फिर उसके मन में एक हल्की सी चिंता भी उठी, कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने मन में कहा, और अगर हो भी जाए तो कौन सा सबूत है कि मैं अधीरा हूँ? चेहरा भी तो वही नहीं रहा। जब मेरे अपने ही मुझे मर चुका साबित कर चुके हैं तो ये लोग क्या ही कर लेंगे। उसकी सोच और गहरी होती चली गई। वैसे भी केस रीओपन होगा तो लोग मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ही। कब तक छुपकर रह पाऊंगी? अधीरा का जीते जी दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन लोगों के दिलों से उसे मिटाना इतना आसान नहीं है। उसका वजूद इतना कमजोर नहीं था। उसे न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। अमित, नैना, मना लो खुशियां, बस कुछ ही दिन और, फिर सब स्वाहा। तभी सोनिया ने उसकी तरफ दही बढ़ाते हुए कहा, रति, ये लो दही खाओ। वैसे क्या हुआ था? रति ने खुद को संभालते हुए सबकी तरफ देखा और कहा, मुझे मिर्ची से एलर्जी है, शायद मंचूरियन काफी स्पाइसी था। तभी आयशा ने मिष्टी की तरफ मुड़कर पूछा, वैसे ये अधीरा आंटी कौन है? आपने हमें उनसे मिलवाया नहीं? रति कुछ बोलती उससे पहले ही मिष्टी बोल पड़ी, वो मेरी बहुत अच्छी आंटी हैं, लेकिन वो भी ना पापा की तरह स्टार बन गई हैं। उसकी ये बात सबके लिए किसी झटके से कम नहीं थी। काजल, जो कब से रति को मिल रहे ध्यान से जल रही थी, ये सुनकर चौंक गई। उसने कहा, तो रति के हस्बैंड नहीं है? राज भी अब गौर से रति को देखने लगा। उसके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन मिष्टी चुप रहने वालों में से कहाँ थी। वो फिर से आयशा से बोली, आंटी, मम्मा बता रही थी कि अधीरा आंटी टीवी पर आती हैं, है ना मम्मा? अब सबकी नजरें रति पर टिक गईं। रति कुछ कहती उससे पहले ही उसे फिर से खांसी का तेज झटका लगा। राजवीर ने चिंतित होकर कहा, क्या हो गया है यार, किसकी नजर लग गई तुम्हें? फिर मिष्टी को प्यार से समझाते हुए बोला, बेटा, आप आयशा आंटी के पास चुपचाप बैठ जाओ। देखो, आपकी मम्मा को बार बार खांसी आ रही है। सबके लिए ये एक सामान्य सी स्थिति थी, लेकिन अभिमन्यु के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। रति के पति के बारे में जानकर उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा दर्द हुआ। जिस बात को वो जानना चाहता था वो यूं अचानक सामने आ जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके दिमाग में ये ख्याल कभी आया ही नहीं था कि रति के पति अब इस दुनिया में नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ काजल को ये सब जानकर जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि उसके मन में उल्टे ख्याल आने लगे। विधवा होकर भी ये ऐसे कपड़े पहन रही है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। समाज का एक कड़वा सच यही है, कई बार औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अगर वो सिंगल मदर है तो भी सवाल, अगर उसका पति नहीं है तो भी उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मुश्किल वक्त में लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जब वही औरत अपनी जिंदगी फिर से जीने लगती है तो वो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। काजल भी उन्हीं कुंठित सोच वाले लोगों में से एक थी, कहने को मॉडर्न लेकिन सोच वही पुरानी। उधर अभिमन्यु और ज्यादा वहां रुक नहीं पाया, वो तुरंत उठकर बाहर की तरफ चला गया। उसे इस तरह जाते देखकर आयशा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन फिर मिष्टी की बातों में उलझकर उसका ध्यान हट गया। अभिमन्यु का इस तरह अचानक चले जाना रति को थोड़ा अजीब जरूर लगा, मगर उसने खुद को संभाल लिया। वहां मौजूद सभी लोगों को अब ये पता चल चुका था कि रति अकेले ही मिष्टी की परवरिश कर रही है। राज का मन भी ये सब जानकर बेचैन सा हो गया। आज के समय में रति की उम्र की लड़कियां अपने करियर पर ध्यान देती हैं, और एक ये है जो अकेले ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। उन्हें क्या पता था कि रति यानी अधीरा उस मुकाम को कब का पार कर चुकी थी जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि संगीत की दुनिया में उसकी एक अलग पहचान बन चुकी थी, मगर वो अधीरा की दुनिया थी जिसमें रति की कोई जगह नहीं थी। सबकी नजरों में वो एक विधवा थी, लेकिन सच्चाई सिर्फ वो खुद जानती थी। शादीशुदा होकर भी वो आज तक कुंवारी थी। उसके बारे में जानकर लोग कुछ पल के लिए जरूर हैरान हुए, लेकिन जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। सब धीरे धीरे सामान्य हो गए। यही सच है, हर किसी को सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। राज समझ नहीं पा रहा था कि वो रति से क्या कहे। वो काम को लेकर बहुत सख्त था और खुद जानता था कि उसके साथ काम करना आसान नहीं। आयशा मिष्टी के साथ खेलने में व्यस्त थी, बाकी लोग आपस में बातें कर रहे थे। काजल सोफे पर बैठी फोन चला रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार रति पर जाकर ठहर जा रही थी। रति किचन में अकेली थी, शायद चाय बनाने में लगी हुई। राज धीरे से उसके पीछे आकर बोला, सॉरी। पता नहीं क्यों आज पहली बार उसे किसी से माफी मांगने में इतनी झिझक हो रही थी। रति पीछे मुड़ी, वो बोली, आपने कुछ कहा? राज ने नजरें चुराते हुए कहा, आई एम सॉरी। रति ने हैरानी से पूछा, किस बात के लिए? राज ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था।
और गुस्से में मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया। रति ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, राज सर, अपने काम के प्रति गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन काम करते वक्त भाषा का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं, यहाँ हर कोई अपने काम को लेकर उतना ही गंभीर है। हाँ, मैं इस फील्ड में नई हूँ, सीख रही हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी में मैंने कई मेहनती लोगों को देखा है, पर माफ कीजिए, आप जैसा कोई नहीं। नाम और पहचान बदल जाने से इंसान नहीं बदल जाता, और ये अधीरा थी जिसने कम उम्र में ही जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को करीब से देखा था। राज तो माफी मांगने आया था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि बात उल्टी पड़ गई है। वो थोड़े गुस्से में बोला, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ सॉरी बोलने आया था, मुझे लगा मैंने ज्यादा कह दिया, लेकिन तुम तो उसका एहसान मानने के बजाय मुझ पर ही चढ़ रही हो। और तुमने जिंदगी में देखा ही क्या है, 3.5 साल की बच्ची की माँ हो, बस जिम्मेदारी निभा रही हो। तुम्हें क्या पता मेहनत क्या होती है, कितने लोग होते हैं जो यहाँ नहीं तक पहुँच पाते हैं। वो खुद की तरफ इशारा करता है। रति हल्की तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, राज सर, हर इंसान को यही लगता है कि वो सबसे बेहतर है और उसके जैसा कोई नहीं। शायद आप भी उसी भ्रम में जी रहे हैं। अच्छी बात है, खुशफहमी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं। रति यानी अधीरा कमजोर नहीं थी, उसे अपनी बात रखना भी आता था और सामने वाले को जवाब देना भी। राज अब पूरी तरह भलक गया। उसने कहा, तेवर तो देखो इसके, अभी ठीक से चलना भी नहीं आया और बातें समंदर में तैरने की कर रही है। खैर, तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रति कुछ बोलती उससे पहले ही काजल, जिसका ध्यान शुरू से ही उन दोनों की बातों पर था, धीरे धीरे उनके पास आ गई। उसने पीछे से अपने हाथ बांधे और तिरछी मुस्कान के साथ बोली, राज, तुम भी किससे बात कर रहे हो? वो रति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, पति तो मर चुका है, लेकिन खूबसूरती अभी भी बरकरार है, और उम्र ही क्या है इसकी। शायद इसी खूबसूरती की वजह से अभिमन्यु की पीए बन गई, लेकिन अफसोस, इसे पता नहीं कि यहाँ काम देखा जाता है, खूबसूरती नहीं। और हाँ, अभिमन्यु तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ है। काजल की बात सुनकर राज का गुस्सा और बढ़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक औरत होकर काजल किसी दूसरी औरत के चरित्र पर इतनी घटिया बात कर सकती है। राज गुस्से में बोला, काजल, ये क्या बकवास है? मेरी और रति के बीच बात हो रही थी, तुम्हें बीच में आने के लिए किसने कहा? काजल हंसते हुए बोली, लगता है तुम भी इसकी खूबसूरती के जादू में आ गए हो। कोई नहीं, एंजॉय करो, तुम्हारी तो आदत है अपने बिस्त। काजल! राज ने बीच में ही जोर से चिल्लाते हुए उसे रोक दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। काजल भी एक पल को सहम गई। वो राज के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने सोचा था कि रति को नीचा दिखाकर वो राज को और भड़का देगी, लेकिन यहाँ तो बात उल्टी पड़ गई थी। और रति, वो अब तक बिल्कुल शांत खड़ी थी, ना उसने कोई रिएक्शन दिया, ना ही गुस्सा दिखाया। फिर वो धीरे धीरे काजल के पास आई, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोली, खुद जैसी सोच रखी है ना, इसलिए सबको वैसा ही समझती हो। एक पल रुककर वो और करीब आई, और हाँ, वो तुम ही थी ना जो हेमंत के बेडरूम से निकल रही थी? काजल का चेहरा उतर गया। सिर्फ एक फिल्म पाने के लिए? लेकिन क्या हुआ, उसके साथ रात बिताने के बाद भी तुम्हें वो फिल्म नहीं मिली? काजल अब पूरी तरह सन्न रह गई थी। रति ने आखिरी बार करते हुए कहा, तुम्हें मैं उतना जानती हूँ जितना तुम खुद को भी नहीं जानती, इसलिए अगली बार मेरे बारे में कुछ बोलने से पहले खुद के बारे में जरूर सोच लेना। इतना कहकर रति ने बिना किसी की तरफ देखे सीधे आयशा के पास जाकर मिष्टी को उसकी गोद से लिया और एटीट्यूड के साथ वहां से बाहर निकल गई। काजल की हालत ऐसी हो गई थी मानो किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इसे कैसे पता? ये है कौन? मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती है? वहीं मिष्टी को इस तरह अचानक अपनी गोद से जाते देख आयशा हैरानी से रति को देखती रह गई। रति का चेहरा गुस्से से लाल था। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वो अनुष्का की तरह तेज तर्रार भले ना हो, लेकिन बेवजह की बकवास सहने वालों में से भी नहीं थी। जिंदगी ने उसे कभी अपनों का प्यार नहीं दिया, और अमित की वजह से तो उसकी दुनिया ही बदल गई थी। वो उससे प्यार करती थी, उस पर भरोसा करती थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो नैना के साथ मिलकर उसके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचेगा। खैर, वो टैक्सी लेकर अपने घर के लिए निकल चुकी थी। बाहर खड़ा अभिमन्यु उसे इस तरह जाते देखकर हैरान रह गया। वो सबके साथ आई थी और अब अकेले जा रही थी। वो तुरंत अंदर की तरफ बढ़ा। इधर आयशा ने राज और काजल से पूछा, अभी अभी क्या हुआ? फिर उसने राज की तरफ देखते हुए कहा, तुमने फिर से उससे कुछ कहा क्या? राज ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो उससे सॉरी बोलने गया था, लेकिन उसने ही मुझे सुना दिया। फिर काजल ने... आयशा ने तुरंत काजल की तरफ देखा। काजल, बात क्या हुई? काजल थोड़ी हड़बड़ाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, वो राज से बदतमीजी से बात कर रही थी तो मैंने भी थोड़ा बहुत बोल दिया, लेकिन तुम लोग इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? वो बस इस कंपनी की एक एम्प्लॉई है और तुम सब उसे सिर पर चढ़ाए जा रहे हो। अभिमन्यु अभी दरवाजे पर ही खड़ा था। उसकी आंखों में साफ गुस्सा दिख रहा था। वो कड़क आवाज में बोला, वो क्या है क्या नहीं है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो मेरी पीए है। जैसे तुम इस कंपनी की एम्प्लॉई हो वैसे ही वो भी है, और तुम्हें उसे इस तरह इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। और आज सुबह से जो तमाशा चल रहा है वो मैं देख ही रहा हूँ। अब बस पैकअप करो और निकलने की तैयारी करो। इतना कहकर वो मुड़ गया। आयशा ने जाते जाते राज और काजल को गुस्से से घूरा और बिना कुछ बोले बाहर चली गई। वही रेहान ने दोनों की तरफ अफसोस भरी नजरों से देखा, जैसे कह रहा हो ये सब नहीं होना चाहिए था। रति मिष्टी को गोद में लिए कार की सीट पर सिर टिकाकर बैठी थी। मुंबई में रात का वक्त था।
मलिक हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था। अमितेश, संजना और अनुष्का डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। अनुष्का बस प्लेट में चम्मच घुमा रही थी, जैसे उसका ध्यान कहीं और हो। संजना काफी देर से उसे नोटिस कर रही थी। क्या हुआ, भूख नहीं है तुम्हें? अनुष्का ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। नहीं, शाम को समीर के साथ कुछ खा लिया था। फिर अचानक उसने अपने पापा की तरफ देखा। पापा, आपको क्या लगता है? अमितेश ने चौंक कर पूछा। किस बारे में? अनुष्का ने कहा, पुलिस को शक है कि अधीरा का रोड एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पीछे किसी का हाथ है। अमितेश ने थके हुए स्वर में कहा, पुलिस को जो करना है करने दो, लेकिन इससे क्या अधीरा वापस आ जाएगी? अनुष्का की आवाज में बेचैनी आ गई। लेकिन पापा, अगर किसी ने जानबूझकर उसका एक्सीडेंट कराया है, तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि उसके पीछे कौन है? अधीरा के जाने के बाद अमितेश और संजना दोनों ही बहुत बदल चुके थे। जवान बेटी की मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। जब वो उनके साथ थी, तब उन्होंने उसकी उतनी कद्र नहीं की, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अचानक चली जाएगी। अनुष्का ने झुंझला कर कहा, और ये नैना कितनी बेशर्म है ना, अपनी ही दोस्त के पति से शादी करने जा रही है, और आपका दामाद अभी 1.5 महीना भी ठीक से नहीं हुआ अधीरा को गए हुए, और दूसरी शादी करने जा रहा है। अजीब नहीं है? अमितेश ने थोड़ा सख्त होकर कहा। वो गुस्से में शादी कर रहा है। उसे लगा अधीरा ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा। अनुष्का तुरंत बोल पड़ी, ऐसे कैसे नहीं छोड़ा? जिस आलीशान घर में वो रह रहा है, वो अधीरा का ही तो है। आप उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, वो उसके लायक ही नहीं है। संजना ने बीच में टोका, वो तुम्हारी बहन का पति है, उस नाते उसकी इज्जत करो। अनुष्का हल्का सा हंस पड़ी और बोली, जब मेरी बहन ही जिंदा नहीं है तो कैसा रिश्ता? फिर उसकी आंखों में शक साफ झलकने लगा। मुझे तो शक है, नहीं, मैं 100% श्योर हूं कि अधीरा के साथ जो हुआ उसमें उसी का हाथ है। दूसरी तरफ खूबसूरत और मासूम दिखने वाली रति अंदर से बेहद मजबूत थी। राज की बातें और काजल का उसके चरित्र पर सवाल उठाना उसे तोड़ नहीं पाया। हाँ, कुछ पल के लिए वो जरूर विचलित हुई थी, लेकिन टूटी नहीं। अब तक जिंदगी ने उसके साथ जो कुछ किया था, उसके बाद अगर वो खुद को संभाल सकती थी, तो इन बेमतलब लोगों की बातों का क्या ही असर होना था, जिनका उसकी जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि उसे दर्द नहीं हुआ, उसका दिल नहीं टूटा या उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके चुपचाप रोते हुए बिताई होंगी, ताकि मिष्टी की नींद न टूटे। लेकिन उसे ये भी पता था, ये उसकी जिंदगी की वो कड़वी सच्चाई है जिसे उसने खुद चुना है, और इस रास्ते को उसे खुद ही पार करना होगा। एक पल के लिए अधीरा का मन रति के लिए कांप उठा। कैसे उस लड़की ने दुनिया और समाज से लड़कर मिष्टी को जन्म दिया होगा, और आज उसे अकेले पाल रही है। माँ बाप के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि उसने शादी की थी। दुनिया के अपने सवाल होते हैं, अपनी बातें। सुबह हो चुकी थी, आसमान में घने बादल छाए हुए थे, सूरज का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह में ही शाम उतर आई हो। पिछले 2 दिनों से मिष्टी उससे कलर पेंसिल दिलाने की जिद कर रही थी, लेकिन ऑफिस के काम में उलझकर रति वो ला नहीं पाई। कल संडे था, उसने सोचा था मिष्टी के